हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से एक न्यू प्रीवियस ईयर पेपर रेलवे ग्रुप डी का डिस्कस करने वाले हैं इस पेपर में। तो जो हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं वह पेपर 10 दिसंबर 2018 को हुआ था और जो शिफ्ट था हमारा था शिफ्ट 2। तो 10 दिसंबर 2018 शिफ्ट 2 रेलवे ग्रुप डी के पेपर में रीजनिंग के कितने क्वेश्चन और किस-किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे वो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्वेश्चंस थे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था इस पेपर में, क्वेश्चन क्या बोलता है, गिवन इज अ क्वेश्चन फॉलोड बाय टू आर्गुमेंट नंबर 1 एंड 2, रीड द क्वेश्चन एंड डिसाइड व्हिच ऑफ द आर्गुमेंट इज स्ट्रांग विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन है एंड दो आर्गुमेंट दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग में कौन सा आर्गुमेंट उसे फॉलो कर रहा है वो हमें बताना है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि शुड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बी प्रैक्टिस्ड। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, हमने जाना कि क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है कि हमें एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या शिफ्टिंग का प्रयास करना चाहिए, ये एक स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, तो अब आर्गुमेंट यहाँ पे दो आर्गुमेंट दिया हुआ है, एक उसके फेवर में है यस में, एक है नो में, और उनके साथ में उनका आर्गुमेंट है। तो हमें उन सभी को देखना है, ये हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा आर्गुमेंट सही है हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो पहला आर्गुमेंट बोल रहा है नो इट इज़ नॉट अ वर्दी प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब कि यह वर्थ नहीं रखता है अगर हम लोग इसे शिफ्ट करते हैं, तो मतलब जो कॉस्ट होगा शिफ्टिंग में वो सही नहीं है। इसके पे ये बोलना चाह रहा है आर्गुमेंट 1 में। ठीक है, अब दूसरा आर्गुमेंट बोल रहा है यस व्हेन कंपेयर्ड टू द मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। मतलब दूसरा बोल रहा है कि हाँ, हमें करना चाहिए क्योंकि जो मॉडर्न टेक्निक्स आए हैं एग्रीकल्चर फील्ड में उन्हें हमें अपनाना चाहिए जिससे कि हमारा ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम हो। तो इट मीन्स कि अगर हमने दोनों जैसा आर्गुमेंट पढ़ा, एक यस के फेवर में एक नो के फेवर में, तो हमने ये पाया कि जो हमारा आर्गुमेंट 2 है वो बहुत ही स्ट्रांगली इसके फेवर में है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो हम लोग मॉडर्न टेक्निक्स अपनाएँगे, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगा एंड हमारा ओवरऑल कॉस्ट भी कम होगा। ठीक है? तो इस हिसाब से जो आर्गुमेंट 2 है वो सही है, स्ट्रांगली उसे फ़ेवर में है हमारे स्टेटमेंट को, तो इसके वजह से आर्गुमेंट 1 गलत हो जाएगा, आर्गुमेंट 2 करेक्ट होगा। तो आर्गुमेंट 2 इज़ स्ट्रांग जो कि हमारे ऑप्शन ए में मेंशन्ड है, यह करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एंड सेलेक्ट व्हिच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। यहाँ पे भी वही है, स्टेटमेंट गिवन है, दो कंक्लूजन दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि रिसेंट रिसर्च सेइंग लिसनिंग टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन ब्रेन एंड इट एड्स इन हीलिंग। ठीक है, बोल रहा है कि अगर हम लोग किसी एक स्पेसिफिक टाइप के फ्रीक्वेंसीज को अगर सुनते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है, वो एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है हमारे ब्रेन में। यही हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है। कंक्लूजन पढ़ते हैं क्या है। पहला जो कंक्लूजन बोल रहा है कि ह्यूमन ब्रेन रिस्पॉन्ड्स टू म्यूजिक। मतलब कि पहला कंक्लूजन बोल रहा है कि अगर हम लोग म्यूजिक सुनते हैं तो ये हमारे ह्यूमन ब्रेन जो है म्यूजिक के साथ में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, या कंक्लूजन 1 बोल रहा है। तो अब हम लोग ने स्टेटमेंट पढ़ा, पहला कंक्लूजन पढ़ा, बट अगर हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज की बात हुई है, बट वह म्यूजिक ही है या कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है। ठीक है, म्यूजिक के अलावा भी कुछ अदर फ्रीक्वेंसीज हैं जिनके साथ में हमारे ह्यूमन ब्रेन रिस्पॉन्ड करते हैं एंड वो काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे बट हमारे कंक्लूजन 1 में स्पेसिफिक म्यूज़िक पे कंसंट्रेट किया गया है, जिसके वजह से अगर हम स्टेटमेंट के थ्रू जाए तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ की बात स्टेटमेंट में नहीं कही गई है। इसके वजह से कंक्लूजन 1 गलत हो जाता है। कंक्लूजन 2 की बात करें तो सर्टेन फ्रीक्वेंसीज आर यूज्ड टू हील डिजीजेज इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन 2 सेम थिंग बोलना चाह रहा है जो हमें स्टेटमेंट में बोला गया है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। यही सेम कंक्लूजन 2 में मेंशन किया गया है, जिसकी वजह से कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा हमारे गिवन स्टेटमेंट में, और यह हमारे ऑप्शन डी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज ऑप्शन डी में मेंशन्ड है। इसके वजह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। ठीक है, यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है और
ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे क्या आ सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग लॉजिक देखते हैं पिछले जितने भी टर्म मेंशन्ड है क्वेश्चन में, सो दैट कि हम लोग वो स्पेसिफिक लॉजिक अप्लाई करें तो हमारा जो ब्लैंक स्पेस की जगह पे क्या आ सकता है वो हम लोग फाइंड आउट कर लें। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें पहले टर्म में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो y है एंड हमारे नेक्स्ट टर्म में जो पहला लेटर है ये w है। इट मीन्स कि अगर आपको पोजीशन वैल्यू पता है y का 25 होता है एंड w का पोजीशन वैल्यू आपका 23 होता है, इट मीन्स कि -2 का डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर थर्ड टर्म में पहले लेटर की मैं बात करूँ तो ये -2 के साथ अगर हम लोग W में -2 करते हैं जिसका W का पोजीशन वैल्यू 21 है, -2 इट मीन्स 21, 23 होता है W का है उसमें -2 करते हैं इट मीन्स 21 और 21 रिप्रेजेंट करता है U को। तो हमारा जो थर्ड टर्म का पहला लेटर होगा वो होगा U। अगर इसी तरह फिर हम लोग हर एक टर्म के सेकंड लेटर को देखते हैं तो आप देखोगे कि बी के साथ +2 हो रहा है, ठीक है? मिडिल में आप देखोगे तो +2 हो रहा है। इट मीन्स कि इसके हिसाब से अगला क्या आएगा, डी का होता है 4 +2 इट मीन्स 6 और 6 रिप्रेजेंट करता है एफ को, ठीक है? फिर थर्ड टर्म की बात करें तो जो हमारा पहला लेटर है ना हर एक टर्म का, उसी का पोजीशन वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। y का पोजीशन वैल्यू 25 होता है, वही यहाँ पे लास्ट में ऐड किया गया है। w का पोजीशन वैल्यू 23 होता है, वही लास्ट में ऐड किया गया है। इट मीन्स कि u का जो पोजीशन वैल्यू 21 होता है, यह लास्ट में आएगा और जो हमारा टर्म बनेगा वो होगा UF21, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसकी वजह से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको पोजीशन वैल्यू काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए। मैंने जो भी प्रीवियस पेपर डिस्कस किया है पिछले वीडियोज़ में, उनमें भी ये चीज़ें बोला है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जाएँ यूट्यूब में, सरकारी परीक्षा का जो चैनल है वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है? और अगर अभी तक आपने पोजीशन वैल्यू याद नहीं किया है तो उसे आप पहले प्रिपेयर कर लें, ताकि आपका इस तरह के क्वेश्चन में टाइम काफ़ी बच पाए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एंड सेलेक्ट व्हिच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो 3 स्टेटमेंट है। पहला यहाँ तक, फिर ये एंड ये। तो इस तरह के जब मल्टीपल स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप डायग्राम के हेल्प से बनाते हो तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो अगर जैसे मैं इस क्वेश्चन के लिए बनाऊँ तो बोल क्या रहा है कि सम जैगुआर्स और चीता, ठीक है? इट मीन्स कि अगर ये जैगुआर है, इसे मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूँ और बोल रहा है सम जैगुआर और चीता, इट मीन्स कि इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। फिर बोल रहा है सम चीता और लियोपार्ड, ठीक है? इट मीन्स कि इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से होगा। और जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल लियोपार्ड्स आर पैंथर्स, इट मीन्स कि ये जो होगा ये सभी पैंथर्स के अंदर में आएंगे, ठीक है? हमने ये डायग्राम बनाया। अब हम लोग कंक्लूजन पार्ट में जाते हैं। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल लियोपार्ड्स आर जैगुआर, इट मीन्स कि सभी लियोपार्ड जैगुआर है। बट अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाए और डायग्राम के अकॉर्डिंग जाए तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं मेंशन्ड है। इट मीन्स कि कंक्लूजन वन गलत हो जाता है इस केस में। दूसरा बोल रहा है सम पैंथर्स आर चीता, सम पैंथर्स मतलब अगर हम लोग ये वाले पोर्शन को देखें तो डेफिनेटली ये सम पैंथर्स और चीता वाला पोर्शन है, जिसकी वजह से जो हमारा कंक्लूजन टू है सही होता है। इट मीन्स कंक्लूजन टू फॉलोज करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। इसके वजह से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, सीरीज दिया हुआ है, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह ये हमें बताना है। पहले हम लोग लॉजिक देखते हैं कि किस तरह का लॉजिक फॉर्म हो रहा है एंड देन हम लोग जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह टर्म आना है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे बहुत ही ईजिली। तो अगर हम लोग हर एक टर्म के पहले लेटर की बात करें तो यहाँ 24 है, यहाँ 22 है। इट मीन्स कि क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म में पहला लेटर आएगा -2 के साथ ये आ जाएगा 20, ठीक है? और अगर आप देखोगे तो 24 जो पोजीशन वैल्यू होता है वो होता है एक्स का, 22 जो होता है वो होता है वी का, इसी तरह 20 का जो होता है पोजीशन वैल्यू होता है टी, ठीक है? यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम लोग थर्ड टर्म में देखते हैं। तो थर्ड टर्म की भी मैं बात करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये हो रहा है हमारा -2। डब्ल्यू का पोजीशन वैल्यू होता है 23 एंड -2 करेंगे तो आता है हमारा यू।
u के साथ अगर हम लोग -2 करते हैं तो हमारा आ जाएगा, u का होता है 21, 21 माइनस 2 इट मीन्स 19 और 19 s को रिप्रेजेंट करता है तो आ जाएगा s। उसके बाद जो थर्ड टर्म है w, उसी का पोजीशन वैल्यू लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। u का पोजीशन वैल्यू 21 इट मीन्स कि s का जो पोजीशन वैल्यू 19 है वो आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो थर्ड टर्म बनेगा वो होगा 20t s19, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑप्शन बी में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था, बस आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है और बस आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मिरर इमेज का। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, मिरर का प्लेसमेंट दिया हुआ है और हमने जैसे देखा है कि अगर वर्टिकली राइट पोजीशन में मिरर दिया हुआ है तो क्या होगा, लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में एंड राइट वाला लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो यह जो मिरर इमेज बनेगा इस तरह से ये एरो हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा एंड जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो है कुछ इस तरह से बनेगा। अब आप देख लो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे आंसर फिगर सी में प्रेजेंट है। इट मीन्स कि आंसर फिगर सी हमारा करेक्ट आंसर है, बट आंसर फिगर सी जो है ऑप्शन बी में प्रेजेंट होने के कारण के वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इन चीज़ों का भी ध्यान देना होता है और ये चीज़ें आपको कहाँ से आएंगी, जब आप मल्टीपल मॉक टेस्ट लगाओगे। हमारे सरकारी परीक्षा में भी ग्रुप डी के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप इन तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि इस तरह का एरर जो है आपसे एग्ज़ाम में ना हो। आप क्या करोगे जल्दी में कि आपने देख लिया कि आंसर फिगर सी करेक्ट है और आप ऑप्शन सी मार्क कर दोगे, बट ऑप्शन सी में क्या है, बी प्रेज़ेंट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के एरर को आप प्रैक्टिस के थ्रू ही हटा सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना करेक्टली आप आंसर फाइंड करके करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन से है। क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक है, एक पॉइंट है ओ, फेसिंग वेस्ट अ मैन वॉक्स, मतलब ओ पॉइंट से वेस्ट की डायरेक्शन में एक मैन चलता है 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ए, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर जाने के बाद वो क्या होता है, पॉइंट ए में पहुंच जाता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर एंड रीचेस पॉइंट बी। पॉइंट ए से वह राइट की ओर टर्न लेता है और 4 किलोमीटर जाने के बाद वह पॉइंट बी में पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर एंड रीचेस पॉइंट सी। यहाँ से फिर वो 4 किलोमीटर राइट की ओर टर्न लेता है और पॉइंट सी पे पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमने अभी तक क्वेश्चन देखा। दूसरा फिर इसके आगे क्या हो रहा है, ही टर्न्स राइट वॉक्स 3 किलोमीटर एंड रीचेस पॉइंट डी, ठीक है। पॉइंट सी से फिर वह राइट लेता है और 3 किलोमीटर आने के बाद वह पॉइंट डी के पास पहुंच जाता है। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर एंड रीचेस पॉइंट ई, ठीक है। डी से फिर वह लेफ्ट की ओर टर्न लेता है और 4 किलोमीटर चलने के बाद वह पॉइंट ई के पास पहुंच जाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर एंड रीचेस पॉइंट एफ। ई से वह राइट की ओर टर्न लेगा और 5 किलोमीटर चलता है, जहाँ से वह पॉइंट एफ पे पहुँच जाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एट पॉइंट एफ द मैन इज फेसिंग। अब वह एफ की ओर आ गया तो वह किस डायरेक्शन में देख रहा है, डेफिनेटली साउथ की ओर देख रहा है। साउथ हमारा कहाँ प्रेजेंट है, ऑप्शन बी में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी साउथ, ठीक है। डायरेक्शन में आपको लेफ्ट राइट का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है कि किधर राइट होगा किधर लेफ्ट होगा, एंड डिस्टेंस का भी काफ़ी ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर इधर ये 4 किलोमीटर दिया हुआ है और अगर इधर या 3 किलोमीटर चल रहा है तो पॉइंट ओ को क्रॉस कर देगा, नहीं। जब ये 3 किलोमीटर चल रहा है, इधर 4 किलोमीटर है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट ओ से कहीं पहले ही वो अपना डिस्टेंस कंप्लीट करेगा जहाँ पॉइंट डी होगा। तो इस तरह से डायरेक्शन में डिस्टेंस, डायरेक्शन, लेफ्ट राइट, इन चीज़ों का काफ़ी अच्छे से ध्यान देना होता है ताकि आपका क्वेश्चन जो है गलत ना हो, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड कंक्लूजन दिया हुआ है। हमने इस तरह के क्वेश्चन अभी इसी पेपर में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। इफ़ यू आर अ गुड प्रोग्रामर, गुड कंप्यूटर प्रोग्रामर, देन वी डेफिनेटली हैव अ जॉब फॉर यू। मतलब अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अच्छे हो तो आपके लिए डेफिनेटली हमारे पास एक जॉब है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है।
कंक्लूज़न पढ़ते हैं, कंक्लूज़न क्या बोल रहा है कि गुड कंप्यूटर प्रोग्रामर आर नेवर जॉबलेस, ठीक है। अगर हम लोग स्टेटमेंट के साथ जाएँ, तो कंक्लूज़न 1 बोलना चाह रहा है कि अगर आप जो अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं, वो कभी भी जॉबलेस नहीं होते। इन टर्म्स ऑफ जॉब, ऐसा स्टेटमेंट में कहीं भी मेंशन नहीं है कि अगर आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर लिया और अगर आप उसमें अच्छे हैं, तो आपका जॉब गारंटी लग ही जाएगा। ऐसा नहीं है। कभी जॉब लगती है, कभी लेट से लगती है, कभी नहीं भी लगती है। बट यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि अगर आप अच्छे हो कंप्यूटर प्रोग्राम में, तो अभी हमारे पास जॉब है। बट इससे ये चीज़ें नहीं जस्टिफ़ाई हो रहा है कि हर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जॉबलेस नहीं होता है, हर एक का जॉब लग ही जाता है। इसकी वजह से कंक्लूज़न 1 गलत हो जाएगा। दूसरा कंक्लूज़न क्या बोल रहा है, वी आर इन नीड ऑफ गुड कंप्यूटर प्रोग्रामर। यह डेफ़िनेटली हमारे स्टेटमेंट को जस्टिफ़ाई कर रहा है कि हमारे पास अभी गुड कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए ज़रूरत है, आवश्यकता है। तभी हमारे और हमें स्टेटमेंट में भी यही सेम चीज़ बोला गया था कि अगर आप अच्छे गुड कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, तो हमारे पास जॉब है। और दोनों कंक्लूज़न 2 एंड स्टेटमेंट दोनों एक ही चीज़ बोल रही है, जिसके वजह से कंक्लूज़न 2 सही हो जाएगा। एंड कंक्लूज़न 2 ओनली फॉलोज़ ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जिसकी वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको स्टेटमेंट पढ़ना होता है एंड जो चीज़ें नहीं मेंशन्ड है, उसे आपको रॉन्ग मार्क करना होगा। ठीक है, जो चीज़ें स्टेटमेंट में मेंशन्ड है, उन्हीं को हम लोग करेक्ट मानेंगे, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथमेटिकल सिंबल्स को हमें स्विच करना है, जिससे कि ये जो ओवरऑल इक्वेशन है वो सही हो और -1 एज़ आंसर आए, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर एक ऑप्शन में जो भी सिंबल्स मेंशन्ड है, उसे अप्लाई करेंगे एंड देखेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ, तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस के बीच में स्विच करना है। इट मीन्स कि जहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ प्लस आएगा, जहाँ प्लस है वहाँ मल्टीप्लाई आएगा। यही चीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं इक्वेशन में। तो होगा क्या, 5 इंटू 6 प्लस 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। जो भी मैथमेटिकल रूल्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, वो हमें फॉलो करना होगा। जैसे कि बॉड मास है, तो हमें वो चीज़ भी अप्लाई करना होगा कि पहले डिवीज़न पार्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 2, इट मीन्स, और फिर मल्टीप्लाई के बाद ये आएगा 30, तो हमारा क्या होगा, 30 प्लस 3 माइनस 2। तो यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 31। इट मीन्स कि ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी की मैं बात करूँ, तो ऑप्शन बी में माइनस एंड डिवीज़न में स्विचिंग हो रहा है। अगर देखें तो क्या होगा, 5 प्लस 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। ठीक है, इसे आप देखोगे तो क्या होगा, 5 प्लस 6 इंटू 3 बाई 4 माइनस 2। यहाँ पे फ्रैक्शन का है, यहाँ अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो -1 तो नहीं आएगा। इट मीन्स कि ऑप्शन बी भी नहीं है सही आंसर। सी में देखते हैं। सी डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन में स्विच बोल रहा है, तो अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पे ये हमारा आएगा 2, यहाँ आएगा ये 8। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 माइनस 8। इसे आप सॉल्व करोगे तो 7 माइनस 8 इट मीन्स -1। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर यहाँ ऑप्शन सी में भी नहीं आता, फिर हम लोग ऑप्शन डी में जाते, अगर फिर वो करेक्ट आंसर होता है उसे मार्क करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ स्मॉल वैल्यूज़ दिया हुआ है, आप हर एक ऑप्शन को चेक करो, जो आंसर देता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। मतलब पहले एंड दूसरे के बीच में जो रिलेशन है, वही हमें थर्ड एंड फोर्थ के बीच में फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग पहले एंड दूसरे टर्म की बात करें, तो पहला टर्म है लाइट एंड दूसरा है डिसेंट। दोनों का जो मतलब होता है, उतरना होता है, मतलब दोनों सेम मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह हमें हाउस का जैसे घर होता है, तो हमें गिवन ऑप्शन में देखना है कि कौन सा जो है घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम सभी ऑप्शंस को देखें, तो हमारा सिर्फ ऑप्शन बी जो है होम, यहाँ पे इस आ सकता है, जो कि सेम लॉजिक फॉर्म करे और दोनों का सेम मीनिंग हो। हाउस एंड होम का दोनों का सेम मीनिंग होता है। इट मीन्स कि हमारा जो ऑप्शन बी है होम, करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है, सेम इस तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। जहाँ पे भी 2-3 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, आप
डायग्राम बनाओ एंड देन वहाँ से आप काफ़ी ईज़िली इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो बोल क्या रहा है, ऑल क्रेयॉन्स आर पेन्स, ठीक है? जैसे ये है हमारा क्रेयॉन्स, ये सभी पेन्स के अंदर में है, ठीक है? उसके बाद क्या है, ऑल पेन्स आर निब्स, ठीक है? इट मीन्स कि सभी ये डायग्राम निब्स के अंदर में है। हमने ये डायग्राम बना लिया, अब हम लोग कंक्लूजन पार्ट देखते हैं। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल क्रेयॉन्स आर निब्स, ठीक है? मतलब सही बात है, जब निब्स के अंदर पेन है, पेन के अंदर क्रेयॉन है, डेफिनेटली हमारा कंक्लूजन 1 सही हो जाएगा। फिर दूसरा बोल रहा है ऑल निब्स आर क्रेयॉन्स, ठीक है? सभी निब्स क्रेयॉन्स के अंदर है, नहीं, क्यों? क्योंकि क्रेयॉन्स पेन के अंदर है। तो इस तरह से हमारे गिवन लॉजिक और डायग्राम की हेल्प से जो कंक्लूजन 2 है वह गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो करता है, जो कि हमारे ऑप्शन बी में मेंशन्ड है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा फिगर सीरीज से है, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टडी द पैटर्न इन द फॉलोइंग सीरीज एंड आइडेंटिफाई विच फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर विल फॉलो नेक्स्ट। मतलब ये 5 फिगर दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारा क्या आ सकता है वो हमें बताना है। तो हम लोग को पहले वो लॉजिक देखना होगा कि क्या हो रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्मॉल स्मॉल डार्क जो सर्किल है यहाँ पहले फिगर में 1 2 3 4 5 6 6 है, ठीक है? दूसरे वाले में क्या हो रहा है, यह 5 हो जा रहा है, 1 2 3, मतलब पहले वाले फिगर में स्मॉल डार्क सर्किल जो है 7 है, दूसरे में ये हो जा रहा है हमारा 6, तीसरे वाले में ये 5, चौथे वाले में 4 3। इट मीन्स कि जो हमारा नेक्स्ट फिगर आएगा उसमें जो डार्क सर्किल्स हैं वो 2 होंगे, ठीक है? तो हमने ये देखा। दूसरा हमारा फिर क्या लॉजिक बन रहा है कि ये अभी हमारा इस डायरेक्शन में था, बट ये अभी देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो गया, ठीक है? फिर नेक्स्ट फिगर में भी ये रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय 45 डिग्री। फिर इसमें भी रोटेट हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा नेक्स्ट फिगर आएगा वो कुछ 45 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर रोटेट होगा तो वह कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है? तो ये हमने देख लिया कि जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगा, और नेक्स्ट फिगर में जो हमारा डार्क सर्किल होगा वह कितना आएगा, 2 होगा, ठीक है? हमने ये देख लिया। तो अभी आप देखोगे तो हर एक जो हमारा आंसर फिगर में है वो डायरेक्शन तो सभी में फॉलो किया हुआ है एंड नंबर ऑफ डार्क सर्किल भी सभी में 2 ही है। इट मीन्स कि आंसर अभी कुछ भी हो सकता है। अब हमें और दूसरा लॉजिक भी देखना होगा कि और क्या हो रहा है। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, तो अभी यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट या सिंबल पहले फिगर में प्रेज़ेंट नहीं है, बट दूसरे वाले में क्या है, सी ऐड हो गया, तीसरे में एस हो गया। मतलब कि अभी एक साइड में सी एस ऐड हुआ था, नेक्स्ट में एस हुआ, फिर फोर्थ फिगर में सी के साइड में एक और फिगर ऐड हुआ, फिर पाँचवें वाले में एस के साइड में एक और हुआ। इट मीन्स कि जो हमारा अगला फिगर आएगा वहाँ पे चाहे सिंबल हो या अल्फ़ाबेट हो, वो किधर ऐड होगा, ये आपका ऐड होगा इस वाले पार्ट में, ठीक है? सी और ये जो हमारा सिंबल है इस वाले पार्ट में कोई एक नया सिंबल या अल्फ़ाबेट ऐड हो रहा होगा अगले वाले पार्ट में, ठीक है? और दूसरा हमने देखा था कि ये एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था। जब ये पार्ट एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में रोटेट होगा तो डेफ़िनिटली जो टी और एस का पोज़ीशन होगा डेफ़िनिटली इसी तरह होगा, टी इस तरह से होगा और एस कुछ इस तरह से होगा। तो अब हमने देख लिया सारा लॉजिक, अब हम लोग अप्लाई करते हैं कि कौन-सा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो पहले वाले में, ठीक है, टी और एस जैसा हमने देखा जिस पोजीशन में आना चाहिए उसी पोजीशन में है। 2 डार्क सर्किल भी है एंड सी और सिंबल के साइड में एक नया अल्फ़ाबेट या सिंबल ऐड होगा तो यहाँ पे टी ऐड हो रहा है। इट मीन्स कि ऑप्शन ए करेक्ट हमारा सभी लॉजिक को फ़ॉलो कर रहा है। इसकी वजह से ऑप्शन जो हमारा आंसर फिगर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर हम अदर आंसर फिगर की बात करें तो वो क्यों नहीं होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे लॉजिक के हिसाब से जो सी और सिंबल है इसके साइड में एक नया अल्फ़ाबेट या सिंबल ऐड होना चाहिए, बट आंसर फिगर 2 में यह फॉलो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से यह गलत हो जाएगा। तीसरा वाला भी सेम रीज़न से, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल है टी और एस के साइड में ऐड हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथे वाले में भी सेम, इसके वजह से गलत हो जाएगा। पाँचवाँ वाला जो फिगर है यह आप देखोगे तो लगेगा कि सेम है, बट यहाँ पे अगर आप टी और एस के पोज़ीशन को देखोगे
तो ये गलत है, ठीक है? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज़ जब डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो हमारा जो टी और एस का पोज़ीशन है, वो हमारे आंसर फिगर 1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए और यहाँ पे एस और टी का जो पोज़ीशन है, वही गलत होने की वजह से आंसर फिगर 5 भी गलत हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा कि आंसर फिगर जो 1 है, क्यों करेक्ट आंसर है और बाकी आंसर फिगर क्यों गलत है। और हमारे सारे लॉजिक के अकॉर्डिंग भी हमने जब डायग्राम बनाया था, तो हमारा जो आंसर फिगर 1 में दिया हुआ था, वही डायग्राम बन रहा था। इट मीन्स कि जो 1 है वो करेक्ट आंसर है, ये हमारे ऑप्शन डी में प्रेज़ेंट है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता है। ठीक है? अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन्स में कभी और भी दिक्कत होता है, तो आप सेम टाइप के क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करो और लॉजिक फाइंड आउट करने का कोशिश करो अपने से। तो आपसे डेफ़िनेटली ये इस तरह के क्वेश्चन्स बहुत ईज़िली बन जाएँगे। ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यूजिंग द बिलो 3 शेप्स फॉर्म अ वैलिड शेप एंड आइडेंटिफाई योर शेप विद द बिलो ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे पहला शेप, दूसरा शेप एंड तीसरा 3 शेप दिया हुआ है। ठीक है, इन्हें सभी को कंबाइन करना है और क्या डायग्राम बन सकता है आफ्टर कंबाइन करने के बाद, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रायंगल पार्ट है, ये हमारा जो स्क्वायर शेप का है, अगर हम लोग इसे एज इट इज इस पोजीशन में रखें एंड इस वाले पोर्शन को हम लोग यहाँ पे रख दें, तो आप देखोगे तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर का लेंथ है, इससे काफ़ी लंबा लेंथ है ये रेक्टेंगल का। इट मीन्स कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस स्क्वायर के बाद में ये कहीं थोड़ा-सा पार्ट जो है बाहर की ओर होगा। तो हमारा जो फाइनल जो डायग्राम है, आफ्टर सभी तीनों शेप को मिलाने के बाद कुछ इस तरह से बनना चाहिए, ठीक है? पोज़ीशन कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ऑप्शन ए को क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करोगे, तो इसी डायग्राम को अगर आप थोड़ा रोटेट कर दो 90 डिग्री से, तो ये डायग्राम जो है इस तरह से बनेगा। ट्रायंगल, ये स्क्वायर पार्ट एंड देन ये रेक्टेंगल वाला पार्ट। और यही सेम डायग्राम हमें जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसके वजह से ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी आप अदर फिगर्स को देखोगे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगा, ये शेप पॉसिबल नहीं है इन तीनों को कंबाइन करके बनाने में, ये भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पोर्शन है ना, ये 50-50 है, मतलब कि ये जो स्क्वायर है, ठीक है? इसका लेंथ विड्थ बराबर है एंड जो रेक्टेंगल का है ना चौड़ाई विड्थ, ये काफ़ी कम है, ठीक है? तो इसके वजह से जो ऑप्शन डी है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों हाफ पोर्शन है, जिसके वजह से ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। मतलब सेम हमने जैसा डिस्कस किया था, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के बीच में जो रिलेशन है, वही हमें थर्ड एंड फोर्थ के बीच में फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको पता होगा, जो बर्ड है जो है वो नेस्ट में रहती है, घोंसला में रहती है। उसी तरह जो लायन जहाँ पे रहती है ना, उसे डेन बोलते हैं। तो इसी तरह से ये प्लेस ऑफ लिविंग है, जहाँ पे वो चीज़ें रहती हैं। बर्ड नेस्ट में रहती है, लायन जहाँ पे रहती है उसे डेन बोलते हैं। इसकी वजह से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछा गया था, वो था ब्लड रिलेशन से। जो क्वेश्चन बोलता है, प्रीति टेल्स काजल, प्रीति काजल को बताती है कि योर मदर्स फादर, मतलब कि जैसे ये काजल है, उसकी जो माँ है, मदर्स फादर्स ओन सन इज माई हस्बैंड। ठीक है, इसकी माँ के जो फादर है और इनका जो बेटा है, वो प्रीति का हस्बैंड है। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट में बोला गया है। देन हाउ इज प्रीति रिलेटेड टू काजल, मतलब प्रीति और काजल के बीच में रिलेशन हमें बताना है। तो काजल की माँ के फादर का जो बेटा है, वो प्रीति का हस्बैंड है। इट मीन्स कि ये दोनों सिस्टर ब्रदर होंगे। सिस्टर ब्रदर होंगे तो सिस्टर की बेटी है काजल, और काजल एंड प्रीति के बीच का अगर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेटली जो प्रीति होगी काजल की आंट होगी, जो हमारा ऑप्शन डी में प्रेजेंट है। इसके वजह से जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। ठीक है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना है।
तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है, तो हम लोग कैसे इसे सॉल्व करते हैं, पहले एक फिगर जो है के हेल्प से कितना ट्रायंगल बन रहा है वो हम लोग काउंट करते हैं। तो एक फिगर से हेल्प से अगर देखोगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है? और आपको कहीं भी एक फिगर के हेल्प से ट्रायंगल बनते हुए नहीं दिखेगा, तो हमारा टोटल यहाँ हो गया 6, ठीक है? अब हमें क्या करना है, 2 फिगर के हेल्प से बताना है कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। पहले इसे मैं इरेज़ कर लूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 फिगर के हेल्प से। तो अगर ये 2 पार्ट को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो हमारा ये एक ट्रायंगल बनेगा 1, उसी तरह ये एक 2, उसी तरह ये एक आप देखोगे तो ये होगा 3, ये होगा हमारा 4, ठीक है? 4 हमने काउंट कर लिया और आगे देखते हैं कौन-सा बन सकता है। तो आप देखोगे कि ये 2 पार्ट को आप मिलाओगे तो एक ट्रायंगल, मतलब ये 5, फिर ये ऊपर में 6, 7 एंड ये 8, मतलब टोटल कितने बन रहे हैं? 8, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि अब आप आगे जाओगे तो 3 फिगर के हेल्प से एक भी ट्रायंगल आपको नहीं मिलेगा और 4 फिगर के कंबाइन से कोई भी ट्रायंगल नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि 1 और 2 फिगर वाले ही प्रेज़ेंट है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा 14, जो हमारे ऑप्शन ए में प्रेज़ेंट है। तो ऑप्शन ए 14 जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर सीरीज़ से है, हमें बताना है कि क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो हम लोग लॉजिक फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है -1, यहाँ पे हो रहा है +3, फिर -1, इट मीन्स कि अगला क्या आएगा, +3। यहाँ पे अगर हमने देखा तो लॉजिक क्या बन रहा है, -1, +3, -1, +3 एंड सो ऑन, ठीक है? तो +3 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ, 52। 52 कहाँ है, ऑप्शन ए में प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 52। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इफ द लेटर्स इन द पोजीशन 8, 12, 13 एंड 15 फ्रॉम लेफ्ट आर पिक्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड, देन थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड वुड बी। ठीक है, यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि 8 पोजीशन में जो लेफ्ट साइड से लेटर है, 12th में, 13th में एंड 15 में, इन लेटर्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो जो वर्ड फॉर्म होगा उसमें से तीसरा लेटर कौन-सा होगा? तो पहले देखते हैं कि 8वें पोजीशन में कौन-सा लेटर है। काउंट करते हैं लेफ्ट से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये है 8वां लेटर, ठीक है? उसके बाद 12th का देखना है, 9, 10, 11, 12, ये हो जाएगा टी 12th, देन ये होगा 13, 14, 15, ये हो गया 15, ठीक है? तो हमारा जो लेटर है वो क्या है? ओ है, टी है, एम है और ई है। अब हम इन चारों लेटर्स के हेल्प से हमें पहले वो वर्ड फाइंड आउट करना है जो इनके हेल्प से बन सकता है। तो इनके हेल्प से एक वर्ड बनता है TOME, टॉम, ठीक है? इसके अलावा और कोई भी वर्ड नहीं बनेगा। अब हमें क्या बोलना है, इसमें थर्ड लेटर क्या है? तो थर्ड लेटर हमें दिख रहा है एम। एम जो है थर्ड लेटर है और एम जो है ऑप्शन डी में प्रेज़ेंट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन बिलो आर रिलेटेड इन अ पर्टिकुलर वे, चूज द ऑप्शन दैट इज डिफरेंट और ऑड फ्रॉम द अदर्स। चारों ऑप्शन दिया हुआ है, जो सबसे अलग है वो हमें फाइंड आउट करना है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सभी ऑप्शन को देखोगे, ऑप्शन ए क्या है, झेलम, दूसरा बेतवा, देन है चंबल एंड देन यमुना, ये चारों क्या है, नदी के नाम है। ठीक है, अब हमें क्या है, इनमें जो सबसे अलग है वो फाइंड आउट करना है। अगर आपको थोड़ा-सा जनरल नॉलेज पता है नदियों के बारे में तो आप बहुत ईज़िली बता दोगे। इन तीनों नदी के बारे में अगर आपको पता है तो ये तीनों नदी में सिमिलैरिटीज़ क्या है, ये विद इन इंडिया जो है फ्लो करती हैं, ठीक है? यहाँ पे विद इन इंडिया। बट अगर ऑप्शन ए झेलम की बात करें तो इसका जो कुछ पोर्शन है वो पाकिस्तान की ओर भी फ्लो होता है। ये विद इन इंडिया तो नहीं है, मतलब ये 2 कंट्रीज़ के थ्रू होके फ्लो होता है, इसकी वजह से ये सबसे अलग है और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए झेलम होगा, ठीक है? इस तरह से अगर आपको थोड़ा अगर ये नहीं चीज़ें पता है तो आपको यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप थोड़ा-सा आप प्रैक्टिस करो कि किस-किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे नदी के से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, स्टेट से रिलेटेड, स्टेट कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, करेंसी से रिलेटेड जो है ऑप्शन बन सकता है।
इस तरह की चीज़ों को आप थोड़ा-सा कवर कर लो, तो इस तरह के भी क्वेश्चन्स आपसे मिस नहीं होंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर वही है कि हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें बताना है कंक्लूज़न जो है 2 दिया हुआ उसके हेल्प से कि कौन फ़ॉलो कर रहा है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दिस कप इज़ फिल्ड विथ टी, ठीक है? एक कप है जो कि टी से भरा हुआ है। कंक्लूज़न क्या बोल रहा है कि टी इज़ टू हॉट। अगर आप स्टेटमेंट के थ्रू जाओगे तो स्टेटमेंट में कहीं भी टी हॉट है, कोल्ड है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब कंक्लूज़न 1 फॉलो नहीं कर रहा। दूसरा टी इज़ स्वीट मतलब टी मीठा है या नहीं है, ये भी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, जिसकी वज़ह से हमारा कंक्लूज़न 2 भी गलत हो जाता है। सिर्फ़ स्टेटमेंट में क्या बोला है कि कप जो है टी से भरा हुआ है। ना ही वहाँ पे हॉटनेस से रिलेटेड कोई चीज़ें मेंशन्ड है, ना ही स्वीट से रिलेटेड, जिसकी वज़ह से दोनों कंक्लूज़न रॉन्ग हो जाएगा। और जो हमारा ऑप्शन ए है, नीदर कंक्लूज़न 1 नॉर 2 फॉलोज़, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है? आपने देखा अभी तक इस पेपर में कि स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड, स्टेटमेंट असम्पशन से रिलेटेड, स्टेटमेंट आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं पिछले साल जो 2018 में ग्रुप डी का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था। तो इस तरह के टॉपिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते, इनके क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपसे एग्ज़ाम में भी कोई क्वेश्चन मिस ना हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि श्रवंती इज़ वरुण मैटरनल ग्रैंड मदर, हाउ इज़ वरुण ओनली सिस्टर मदर रिलेटेड टू श्रवंती, ठीक है? अब जो बोल रहा है कि जो वरुण है, जो उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर है वो है सरवंती। इट मीन्स कि वरुण की मदर जो है और इसकी मदर की जो मदर है वो है सरवंती, ठीक है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है हाउ इज़ वरुण ओनली सिस्टर मदर, मतलब कि जो वरुण की सिस्टर है, ओनली सिस्टर, ठीक है? तो इसकी जो मदर है उसका रिलेशन सरवंती से बताना है। तो डेफ़िनिटली जो वरुण की जो मदर और इसकी मदर दोनों सेम लेडी को रिप्रेज़ेंट कर रही है और इसका जो वरुण की मैटरनल ग्रैंडमदर सरवंती है, तो डेफ़िनिटली सरवंती और वरुण की सिस्टर मदर के बीच में क्या रिलेशन होगा? डॉटर का होगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए में क्लियरली प्रेज़ेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉटर, ठीक है? अगर आप थोड़ा-सा लिंक करोगे, डायग्राम के हेल्प से बनाओगे तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको सिर्फ़ अच्छे से समझना है और आप बहुत ही ईज़िली जो है आंसर मार्क कर सकते हो। और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे सरकारी परीक्षा में जाके मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी एडेड हैं, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस का अच्छा से प्रैक्टिस हो जाए और जो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू होता है कुछ स्टूडेंट को, वो भी खत्म हो सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके जाते हो एग्ज़ाम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? वेन डायग्राम से रिलेटेड है और यहाँ पे हमें प्रोफ़ेसर, स्टूडेंट और प्लेयर के बीच का रिलेशन बताना है। तो जैसे कि आप देखोगे तो प्रोफ़ेसर एंड स्टूडेंट डेफ़िनेटली अगर आप बनाओगे तो प्रोफ़ेसर एंड स्टूडेंट का डायग्राम जो है कुछ इस तरह से होगा। मतलब कि ये जो वो पोर्शन है जो कि प्रोफ़ेसर भी है एंड स्टूडेंट भी है। ये ऐसे हैं जो कि प्रोफ़ेसर हैं सिर्फ़ बट स्टूडेंट फ़ेज़ पे अभी नहीं है। ये उनको रिप्रेज़ेंट कर रहा है जो कि सिर्फ़ स्टूडेंट हैं अभी और प्रोफ़ेसर नहीं है, ठीक है? दूसरा हमें क्या है प्लेयर के बीच में रिलेशन बताना है। तो मतलब प्रोफ़ेसर एंड स्टूडेंट में भी प्लेयर होने के चांसेस हैं। तो डेफ़िनेटली जो इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। जो ये पोर्शन होगा वो ऐसे होंगे जो कि प्लेयर भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे, प्रोफ़ेसर भी होंगे। ये वाला पोर्शन अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसे को रिप्रेज़ेंट करेगा जो कि प्रोफ़ेसर हैं और प्लेयर भी हैं, बट स्टूडेंट नहीं है। ये वाला पोर्शन ऐसे को रिप्रेजेंट करेगा जो स्टूडेंट है, प्लेयर है बट प्रोफ़ेसर नहीं है। तो इस तरह से जो वेन डायग्राम इन तीनों के बीच में रिलेशन जो हमने एस्टैब्लिश किया तो इसका डायग्राम जो होगा कुछ इस तरह से बनेगा जो हमारे ऑप्शन सी में प्रेज़ेंट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी ईज़ी है क्वेश्चन, आपको सिर्फ़ क्या करना है प्रैक्टिस करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज़ द सेकंड टर्म इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म, ठीक है? पहले और दूसरे में जैसा रिलेशन है वही हमें थर्ड एंड फोर्थ में बताना है। तो अगर आप यहाँ लॉजिक देखते हो तो ये क्या हो रहा है कि रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। मतलब ये देखो एस इधर आ गया, टी इधर आ गया, ई आ गया, पी आ गया एंड देन एस। मतलब क्या हो रहा है रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। बस यही सेम लॉजिक हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये होगा के सी ओ एल सी।
अभी आप देख लो किस ऑप्शन में है, तो आप देखोगे तो ये आपको ऑप्शन डी में मिलेगा, KCOLC, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस क्या किया हुआ था, रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सबसे अलग है। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन ए, सी और डी, ये तीनों क्या है, रोमन लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, बट ऑप्शन बी जो है वो रोमन में नहीं है, जो सबसे अलग है। इसके वजह से ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आपको पहचानना था। ऑप्शन बी नंबर फॉर्म में लिखा हुआ है एंड बाकी अदर जो है रोमन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी ऑड एंड आउट से है। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा क्यूबिक इक्वेशन, तीसरा है लीनियर इक्वेशन और चौथा है रियल नंबर। तो अगर आप देखोगे तो हमारे ऑप्शन ए बी सी जो है ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्यूबिक इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन। बट रियल नंबर जो है किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये एक अलग टाइप का नंबर है, जो इस वजह से इस क्वेश्चन में जो हमें सभी ऑप्शन से अलग करता है, क्योंकि ये इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड जो ऑप्शन डी है वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके वजह से ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस पेपर में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे रीजनिंग से वो 25 थे, जो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर डिस्कस करेंगे कि उस पेपर में किस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे। बस आपको करना क्या है, इन सभी वीडियोस को अच्छे से देखना है और जितना आप प्रैक्टिस कर पाओ आपको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आप सरकारी परीक्षा में जाके मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि उन्हें भी काफ़ी हेल्प हो पाए कि किस तरह से रेलवे ग्रुप डी का प्रिपेयर करना चाहिए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में अगले पेपर के साथ।